हमने ऑलरेडी सीख लिया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द एसएससी, इनके रेस्पेक्ट में डिडक्शन अलाउड होता है 100%। और ये डिडक्शन अलाउ करने के लिए जो सेक्शन होता है वो होता है सेक्शन नंबर 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4। सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 बता रहे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर इनकर्ड हुआ है इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च के लिए, और वो रिसर्च जो रिलेटेड टू दी बिजनेस ऑफ द एसएससी, उनका 100% डिडक्शन अलाउड है। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर डेप्रिसिएशन का छोटा बेनिफिट लेने का जरूरत नहीं है। आपने पूरा के पूरा 100% डिडक्शन उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में क्लेम कर लो जिस प्रीवियस ईयर में आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है। ये सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 बता रहे। बट यहां पे क्रक्स क्या है, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ है तो 100% डिडक्शन मिलेगा। बट ये जो 100% डिडक्शन, वो 100% डिडक्शन आप तब क्लेम कर पाओगे जब आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट रहेगा। मतलब आपके पास अगर अवेलेबल प्रॉफिट है 5 लाख और 100% डिडक्शन के अमाउंट आ रहे हैं 7 लाख, तो आप 7 लाख का डिडक्शन 5 लाख का अगेंस्ट में ले नहीं पाओगे। मतलब आप 5 लाख का डिडक्शन ले पाओगे। बाकी जो 2 लाख डिडक्शन आपने ले नहीं पाया उनको हम बताएंगे अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल। आपको याद आ गया सेक्शन नंबर 32 सबसेक्शन 2। सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 में क्या था, वहां पे था अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के केस में हमने जो ट्रीटमेंट अवेल किया था, सेम ट्रीटमेंट यहां पे अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में भी अवेल करेंगे। अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, व्हाट इज अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर? आपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है उसका 100% डिडक्शन अवेलेबल है, बट आपने वो 100% डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाया क्योंकि आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट नहीं। आपके पास जितना का प्रॉफिट अवेलेबल था उतना ही आपने डिडक्शन ले पाया, क्योंकि ये डिडक्शन के कारण से बुक्स में लॉस अराइज नहीं हो सकता। तो डिडक्शन अगर 7 लाख का अमाउंट आ रहे थे और आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट था 5 लाख, तो अगर 7 लाख क्लेम कर लोगे तो 2 लाख का लॉस आ जाएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन के कारण से बुक्स में लॉस नहीं आ सकता। तो अब उतना ही ले लोगे जितना अवेलेबल प्रॉफिट। तो 5 लाख अवेलेबल प्रॉफिट है तो 5 लाख के डिडक्शन क्लेम करो, 7 लाख मत करो। 2 लाख जो आपने क्लेम नहीं कर पाए इसको बोलेंगे अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द एसेट। और इनका ट्रीटमेंट क्या होगा, जिस साल अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट हुआ है उन साल आप कोई भी हेड के साथ उसको एडजस्ट कर पाओगे, एक्सेप्ट सैलरी हेड के साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगे। और जो विनिंग फ्रॉम लॉटरी, रेस हॉर्स, क्रॉसवर्ड पजल्स, बेटिंग, गैम्बलिंग, जुए का जो इनकम होता है उनके साथ भी एडजस्ट नहीं कर पाओगे। अच्छा, एडजस्ट होने के बाद अगर और भी अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर रह गया है उनको आप कैरी फॉरवर्ड कर दो नेक्स्ट ईयर में। और नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होने के बाद वो नेक्स्ट ईयर में भी जाके सेम टाइप का ट्रीटमेंट होगा। वो कोई भी हेड के साथ एडजस्ट हो सकता है नेक्स्ट ईयर में भी, एक्सेप्ट सैलरी एंड विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस हॉर्स, बेटिंग, गैम्बलिंग, इन सबको छोड़ के बाकी कोई भी हेड के साथ एडजस्ट हो। और ये कैरी फॉरवर्ड चलते रहेगा अनलिमिटेड ईयर्स। मतलब सेक्शन नंबर 32 सबसेक्शन 2 का ट्रीटमेंट एग्जैक्टली फॉलो होगा अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर के। ये बात कंफर्म कौन कर रहा है, ये बात कंफर्म कर रहा है सेक्शन 35 का सबसेक्शन 4। मतलब आप ऐसे बता सकते कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर 100% डिडक्शन अलाउ कर रहे थे सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4। बता रहे थे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर इनकर्ड हुआ है ऑन इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटी रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द एसएससी तो 100% डिडक्शन अलाउड है। ये बात कंफर्म कर रहे थे 35(1) का 4। बट ये 100% डिडक्शन जो अवेलेबल है, यहां पे बात कर रहे हैं 100% डिडक्शन अवेलेबल, ये 100% तब आप क्लेम कर पाओगे जब आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट रहेगा। तो अगर अवेलेबल प्रॉफिट नहीं है तो 100% पूरा क्लेम नहीं कर पाओगे। जितना अनक्लेम्ड रह जाएगा उसको बोलेंगे अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट होगा सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के जैसा। ये बात को कंफर्म कर रहे हैं सेक्शन 35 सबसेक्शन 4। तो बेसिकली अनअब्जॉर्ब्ड वाला वर्ड 3 जगह में पीजी में आ रहा है, याद करो। एक तो डेप्रिसिएशन के केस में आ रहे हैं, दूसरा अभी आज देख लिया कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन साइंटिफिक ऑन इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च रिलेटिंग टू दी एसएससी बिजनेस, इसमें आ रहे थे। और एक जगह में आता है फैमिली प्लानिंग के पीछे आपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन आप तब ले पाओगे जब आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट रहेगा। अगर अवेलेबल प्रॉफिट नहीं है तो जितना डिडक्शन आपने अवेल नहीं कर पाया उसको बोलता है अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। ये था अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च और वो था अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग उनके लिए डिडक्शन का सेक्शन था 36(1) का 9, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 9। याद आ रहा है, इनमें भी वही ट्रीटमेंट फॉलो होगा जो 32(2) में फॉलो हो रहा है। तो इनमें भी वही ट्रीटमेंट फॉलो होगा जो 32(2) में फॉलो हो रहा है। ये बात को कंफर्म कर रहा है 35 का 4। बात समझ में आ गया, ये क्लियर है ना? अभी जो बात करेंगे
अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने इनकट किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकट करने का मतलब क्या है? मतलब आपने कोई ना कोई एसेट क्रिएट किया है। अगर मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी आपने खरीदा है साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए, और क्या आपने वो प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, देखिए यहां हम डेटा दे रहे हैं आपको, आपने वो खरीदा है प्रीवियस ईयर 17-18 में आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकट किया। कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकट हुआ है। और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर 17-18 में इनकट हुआ है, बेसिकली इसमें आपने प्लांट एंड मशीनरी को एक्वायर किया, एक्वायर प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट था 1 लाख। तो ये पूरा 1 लाख आपको डिडक्शन के रूप में अलाउ किया गया है। डिडक्शन के रूप में अलाउ किया गया है अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 में। समझ में आया? बट आपका प्रीवियस ईयर, आपका एग्जाम का प्रीवियस ईयर जो है 2019-20, उस प्रीवियस ईयर में जाके आपने साइंटिफिक रिसर्च को कैरी ऑन करना बंद कर दिया, नहीं तो हो सकता है साइंटिफिक रिसर्च कंप्लीट हो चुका। आपने वो वाला प्लांट एंड मशीनरी को मार्केट में सेल कर। अच्छा, मार्केट में सेल करने के लिए आपके पास दो उपाय है। एक तो डायरेक्टली मार्केट में सेल कर दिया, नहीं तो उनको अपने आपका नॉर्मल बिजनेस में यूज किया, फिर उनको सेल। इन दो केस में ट्रीटमेंट क्या हो? देख, ये डेटा आपने नोट डाउन कर लिया, इन डेटा के ऊपर बेस करके हम बात करेंगे। 17-18 में आपने 1 लाख का डिडक्शन ले लिया, 19-20 में वो मशीनरी को आप बेच रहे हो। क्लियर? देखो क्या हो। तो हम लोग सेल कर रहे हैं वो एसेट को जो एसेट साइंटिफिक रिसर्च में यूज हुआ है। तो एसेट यूज फॉर इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च, इन एसेट को आपने क्या कर दिया? इन एसेट को आपने सेल कर रहे। तो एसेट का सेल हो रहा है। सेल ऑफ एसेट without having been used for any other purpose of business। जो एसेट साइंटिफिक रिसर्च में यूज हो रहे थे, उस एसेट को अपने साइंटिफिक रिसर्च से उठा के, साइंटिफिक रिसर्च इधर तो कंप्लीट हो गया, नहीं तो आपने साइंटिफिक रिसर्च करना बंद कर दी, तो साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटी सिस्ट हो गया। इधर तो कंप्लीट हो गया, नहीं तो आपने करना बंद कर दी, और आपने वहां से एसेट को उठाया और सीधा मार्केट में बेच। अभी इनका इंपैक्ट क्या होगा, ये डिस्कशन यहां करेंगे और इधर करेंगे। आपने साइंटिफिक रिसर्च का एसेट को उठाया, अपना नॉर्मल बिजनेस पर्पस में लेकर आया। आपका जो नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन चलता है, उस पर्पस में उस एसेट को लेकर आया और एसेट को यूज किया, फिर जाके एसेट को बेचा। तो क्या हो, देखिए सेल ऑफ एसेट आफ्टर हैविंग बीन यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस ऑफ बिजनेस। क्लियर हो गया? यहां हम ले रहे हैं जो एसेट को आपने सेल किया, सेल ट्रांजैक्शन कैसे कैसे हुआ है। एक ऑप्शन 1 ले रहे हैं, फिर ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, एक एक करके लेंगे। नाउ एसेट को आपने सेल किया, मान लीजिए 85,000 रुपया में, तो ये हो गया आपका सेल वैल्यू। आपने 17-18 में एसेट खरीदा था, 17-18 में एसेट खरीदने के टाइम में 1 लाख रुपया एक्सपेंडिचर इनकट किया,
और ये पूरा 1 लाख रुपए का डिडक्शन आपने क्लेम कर लिया एज पर सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4। सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 के अनुसार आपने 1 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम कर लिया 17-18 में। तो जितना खर्चा हुआ वो पूरा खर्चा आपने डिडक्शन के रूप में क्लेम कर लिया, आपका रेवेन्यू से उसको घटा दिया, मतलब उतना का बेनिफिट आपने ले लिया गवर्नमेंट। खर्चा हुआ है तो रेवेन्यू से लेस होना चाहिए, आपने उसी साल लेस कर दिया। फिर वही एसेट को जाके बेच के आपको मिल गया 85,000, मतलब पूरा 85,000 आपका एक्स्ट्रा रिकवरी हो गया। खर्चा किया था 1 लाख, 1 लाख तो आपने डिडक्शन के रूप में क्लेम कर लिया है, फिर जाके 85,000 बेच के मिल गया, मतलब ये एक्स्ट्रा रिकवरी है। तो पूरा 85,000 क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। इसको हम पीजीबीपी का प्रॉफिट मानेंगे। कैसे लिखेंगे देखो, ₹80,000 would be chargeable under the head PGBP as per section 41(3) of IT Act 1961। बात समझ में आ गया। ये पूरा 80,000 को हम पीजीबीपी का प्रॉफिट मानेंगे 41(3) के थ्रू। आप बोलोगे सर 28 में नहीं आ रहे, मैंने आपको बताया था 28 होता है पीजीबीपी का मेन चार्जिंग सेक्शन। इसके अलावा बहुत सारा चार्जिंग सेक्शन अवेलेबल है जिनको बोलता है डीम्ड चार्जिंग सेक्शन। और ये जो डीम्ड चार्जिंग सेक्शन है, ये डीम्ड चार्जिंग सेक्शन बेसिकली सेक्शन नंबर 41 सबसेक्शन 1, 2, 3, 4 ये सारे डीम्ड चार्जिंग सेक्शन। 41(3) में हम क्या ले रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च में आपने जो एसेट को यूज किया, रिसर्च से उस एसेट को उठा के आपने मार्केट में डायरेक्टली बेच दिया और जितना भी पैसा आपने रिकवर किया वो पूरा के पूरा पीजीबीपी माना जाएगा। फिर देखिए ऑप्शन 2 ले रहे हैं हम, ये था ऑप्शन 1, अभी ले रहे हैं ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 में हम लोग दिखा रहे हैं कि आपने सेल किया कितना में, 1,15,000 में आपने एसेट को सेल कर दिया। ये सारा ये जो सेल फेल हो रहा है ये कब हो रहा है, ये बेसिकली आपका एग्जाम का पीवीएस ईयर में हो रहे हैं, मतलब 2019-20 पीवीएस ईयर में ये सेल हो रहे हैं। आपने एसेट खरीदा था 17-18 में और सेल वगैरह हो रहे हैं 19-20 में, 19-20 पीवीएस ईयर में सेल हो रहे हैं ना। 1,15,000 में हमने सेल कर दिया, तो एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, 1 लाख। 1 लाख का डिडक्शन आपने क्लेम कर लिया तो 1 लाख का रिकवरी तो हो ही गया था। फिर जाके 1,50,000 में बेच के 1,50,000 का एक्स्ट्रा रिकवरी हुआ है। ये जो एक्स्ट्रा रिकवरी हुआ है, एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट का जो वैल्यू है वहां तक, वो वैल्यू तक रिकवरी को मानेंगे पीजीबीपी प्रॉफिट। मतलब एसेट का ओरिजिनल वैल्यू कितना था, 1 लाख, तो 1 लाख तक रिकवरी होगा पीजीबीपी प्रॉफिट। बाकी जो एक्स्ट्रा रिकवरी है वो कैपिटल गेन हेड में चार्जेबल करेंगे। क्लियर, देखते चलिए। ₹1,00,000 to the extent of the value of the asset, original value of the asset, ₹1,00,000 would be chargeable under the head PGBP as per section 41(3) of Income Tax Act 1961। तो 1 लाख को हमने पीजीबीपी का प्रॉफिट मान लिया। सर एक्स्ट्रा जो 15,000 रिकवर किया उनका क्या करेंगे, उनको हम लोग कैपिटल गेन हेड में चार्जेबल करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं कैपिटल गेन हेड में कैसे चार्जेबल करते। कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन, तो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन में फर्स्ट हम लोग लेंगे, कंप्यूटेशन करने के लिए आपको सेल वैल्यू चाहिए। सेल वैल्यू को हम लिखते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। तो बोलिए एसेट का फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना है, आपने एसेट को कितना में बेच पाया, आपने एसेट को बेच पाया 1,15,000 में, तो ये हो गया आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, एसेट को आपने कितना में खरीदा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहां पे ध्यान रखना है आपको, अगर एसेट लॉन्ग टर्म कैटेगरी में फॉल कर गया तो हम लिखेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्सेशन करेंगे। इंडेक्सेशन करने का नियम क्या है,
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। मतलब फॉर्मूला ऐसे होगा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर, CII ऑफ ट्रांसफर ईयर डिवाइडेड बाय CII ऑफ एक्विजिशन ईयर, कौन सा साल में आपने इसको एक्वायर किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो फिगर निकल के आएगा वही फिगर को हम क्या बताएंगे, उसको बताएंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बट यहाँ पे एसेट तो शॉर्ट टर्म नेचर का है, 36 मंथ तो वही नहीं, आपने 17-18 में खरीदा था और जाके आपने उसको क्या कर रहे हैं, आपने उसको 19-20 में बेच रहे, तो 3 साल तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए ये एसेट शॉर्ट टर्म नेचर का है, लॉन्ग टर्म नेचर का नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म नेचर का होता तो हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म नेचर होने में हमने इसको इंडेक्सेशन करते हैं। अभी इसको इंडेक्सेशन करने का जरूरत नहीं, इसलिए मैंने लिख दिया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नहीं तो लिखते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है सर, 1 लाख। यस, वेरी गुड। ये जो 15,000 निकाल के आ रही है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बात समझ में आ गया, तो हमने ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 कर लिया, क्लियर। अभी करेंगे ऑप्शन, यहां पे एक ऑप्शन 3 भी आएंगे, बाद में हम देखेंगे, बट उसके पहले हम सेल ऑफ एसेट आफ्टर हैविंग बीन यूज्ड करेंगे। और आफ्टर हैविंग बीन यूज्ड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जो चाहिए वो है डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट समझना। डेप्रिसिएशन बहुत सारे लोगों का कंप्लीट हो चुका है, जिनका नहीं हुआ है वो इतना सुन लो, आपका काम हो जाएगा। डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन में कॉन्सेप्ट क्या है, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन का प्रोविजन दिया हुआ है सेक्शन नंबर 32 में। सेक्शन नंबर 32 में सेक्शन नंबर 32(1) है, 32(2) है। 32(1) के थ्रू डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, और 32(2) क्या बताता है, 32(2) बताता है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, मतलब आपके बुक्स में जो अवेलेबल प्रॉफिट है उससे भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन जो अवेलेबल प्रॉफिट है, योर डेप्रिसिएशन अमाउंट इज मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज होने के पहले जो अवेलेबल प्रॉफिट है उनसे भी ज्यादा का डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ रहा है, तो उतना तक के डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे जितना तक अवेलेबल प्रॉफिट है। बाकी जो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर पाया, जो डेप्रिसिएशन रह गया है, उनको हम क्या बोलेंगे, उनका बोलेंगे अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। तो जो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन उनका ट्रीटमेंट सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 में दिया रहता है। अभी हम लोग को समझना है सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 डेप्रिसिएशन। देखिए सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 जो डेप्रिसिएशन होता है उनमें हम लोग देखेंगे सेक्शन 32 सबसेक्शन 1, ये होता है डेप्रिसिएशन का सेक्शन। इसको पार्ट में डिवाइड 32(1)(1), ये जो हो रहा है ये बता रहा है SLM मेथड का डेप्रिसिएशन। SLM मेथड अप्लाई होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई होगा, SLM अप्लाई होगा। और 32(1) का 2 बता रहे कि WDV अप्लाई होगा, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अप्लाई होगा, WDV मेथड अप्लाई होगा। 32(1)(1) बता रहे कि स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई होगा, और 32(1) का 2 बता रहे WDV मेथड अप्लाई होगा। कहां WDV होगा, कहां SLM होगा। पावर सेक्टर अंडरटेकिंग के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो SLM भी ले सकते हैं, चाहे तो WDV भी ले सकते हैं, बट बाकी इंडस्ट्री के लिए ऑप्शन नहीं। जो पावर सेक्टर अंडरटेकिंग है, मतलब जो पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन ये सब में एंगेज है, उनके लिए ऑप्शन है, बट बाकी किसी के लिए ऑप्शन नहीं। बाकी सबके लिए क्या है, उनको WDV फॉलो करना पड़ेगा, उनके पास ऑप्शन नहीं है SLM का, उनको मैंडेटरीली WDV फॉलो करना है। SLM का जो कॉन्सेप्ट है इसमें इंडिविजुअल एसेट का कॉन्सेप्ट फॉलो, मतलब यहां पे एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इंडिविजुअल एसेट के ऊपर बेस कर। और यहां पे जो कॉन्सेप्ट फॉलो होता है इसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट। ब्लॉक ऑफ एसेट, और ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है, ब्लॉक ऑफ एसेट का डेफिनेशन बेसिकली दिया है सेक्शन 2 क्लॉज 11। आप सब लोग जानते हो कि सेक्शन 2 होता है डेफिनेशन का सेक्शन, सेक्शन 2 क्लॉज 11 में ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट दिया है। ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या है, ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ एसेट ऑफ द सेम नेचर, सेम नेचर का जो ग्रुप ऑफ एसेट है जिनके ऊपर सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन प्रिस्क्राइब्ड है। सेम ग्रुप ऑफ एसेट बिलोंगिंग टू सेम नेचर, सेम नेचर का जो ग्रुप ऑफ एसेट है जिनके ऊपर सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई होता है। एसेट बेसिकली दो प्रकार का, इनकम टैक्स में देखेंगे दो प्रकार का एसेट है, टेंजिबल देखेंगे, इंटेंजिबल देखेंगे। टेंजिबल के अंदर क्या आएगा, बेसिकली 3 प्रकार का एसेट आएगा, बिल्डिंग आएगा, मशीनरी प्लांट आएगा, फर्नीचर फिटिंग आएगा। बिल्डिंग आएगा, मशीनरी प्लांट आएगा, फर्नीचर फिटिंग आएगा। और इंटेंजिबल एसेट जो है उसके अंदर क्या आएगा, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ये सब आएगा। क्लियर। बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग आप बोलोगे सर बिल्डिंग एक ब्लॉक हो गया, प्लांट मशीनरी एक ब्लॉक हो गया, फर्नीचर फिटिंग एक ब्लॉक हो गया। सुनिए, बिल्डिंग में भी 3 टाइप का रेट प्रेस्क्राइब, जैसे बिल्डिंग अगर रेसिडेंशियल टाइप का है तो 5% का रेट एप्लीकेबल है। ये रेट कहां दिया, इनकम टैक्स रूल में, इनकम टैक्स रूल में ये रेट दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है। ये रेट देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपेंडिक्स रूल के अंदर अपेंडिक्स आता है, और अपेंडिक्स में दिया हुआ है। अपेंडिक्स कहां का अपेंडिक्स,
आपने एक्ट के अंदर शेड्यूल देखा था, रूल के अंदर अपेंडिक्स आता और अपेंडिक्स में कहां जाएंगे? अपेंडिक्स नंबर 1 में WDV का रेट दिया हुआ है और अपेंडिक्स नंबर 1A में SLM का रेट दिया हुआ है। तो अपेंडिक्स नंबर 1 में WDV का रेट दिया है और अपेंडिक्स 1A में SLM का रेट दिया है। अभी WDV पढ़ रहे तो अपेंडिक्स 1 को देखिए, अपेंडिक्स 1 WDV का रेट प्रिस्क्राइब कर रहा है, अपेंडिक्स 1 SLM का रेट प्रिस्क्राइब कर रहा है। तो अपेंडिक्स 1 को देखेंगे WDV का रेट। बिल्डिंग के लिए 3 प्रकार का रेट दिया है। जैसे मान लीजिए कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग अगर होगा तो 5% रेट, अगर अदर देन रेसिडेंशियल मतलब कॉमर्शियल वगैरह होगा तो 5, 10, 40 ये 3 रेट है बिल्डिंग में। 5% रेसिडेंशियल के लिए, 10% कॉमर्शियल बिल्डिंग के लिए और 40% रेट कहां एप्लीकेबल है? 40% रेट बेसिकली एप्लीकेबल है जो टेम्पररी स्ट्रक्चर का बिल्डिंग उनके ऊपर। तो बिल्डिंग में 3 रेट आ रहे हैं। तो अगर मतलब सारे के सारा बिल्डिंग को एक ब्लॉक नहीं मान सकते, बिल्डिंग भी होना चाहिए और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी सेम होना चाहिए, तब बोलेंगे एक ब्लॉक। जैसे मान लिया फर्नीचर फिटिंग का एक ही रेट है, वो है 10%, तो सारा फर्नीचर फिटिंग एक ही ब्लॉक में एंटर करेगा। बट फर्नीचर का रेट भी 10% है, बिल्डिंग का रेट भी 10%। इसका मतलब ये नहीं कि फर्नीचर और बिल्डिंग एक साथ रहेगा, नहीं रह सकते क्योंकि रेट सेम है बट नेचर ऑफ एसेट तो अलग अलग है। तो नेचर ऑफ एसेट भी सेम होना चाहिए और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी सेम प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए, तभी जाके एक ब्लॉक बनता है। क्लियर? तो ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है WDV में और SLM में इंडिविजुअल एसेट फॉलो होता है। WDV में जो रेट प्रिस्क्राइब्ड है वो रेट किसके ऊपर अप्लाई करेंगे? SLM में जो रेट है वो तो एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे। जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल एसेट है उनके ऊपर SLM का रेट अप्लाई करेंगे। SLM का रेट कहां दिया हुआ है? अपेंडिक्स 1A में दिया हुआ है। अपेंडिक्स 1A में जो SLM के लिए रेट दिया हुआ है, अलग अलग एसेट के लिए अलग अलग रेट दिया हुआ है, वो रेट हम अप्लाई करेंगे उस टाइप का एसेट का जो एक्चुअल कॉस्ट है उनके ऊपर अप्लाई करेंगे। बट WDV मेथड में हम लोग रेट को किसके ऊपर अप्लाई करेंगे? रेट को अप्लाई करेंगे WDV के ऊपर, रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर। और रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होता है? रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब दिया है, रिटर्न डाउन वैल्यू का जो डेफिनेशन है वो आपको दिया हुआ है सेक्शन 43 में। आप लोग जानते हो सेक्शन 43 डेफिनेशन का सेक्शन होता है। PGBP हेड के अंदर डेफिनेशन का इनबिल्ट प्रोविजन दिया है और डेफिनेशन का इनबिल्ट प्रोविजन 43 में है। 43 क्लॉज 1 एक्चुअल कॉस्ट का डेफिनेशन मिलता है, 43 क्लॉज 2 पेड वाट का डेफिनेशन मिलता है, 43 क्लॉज 3 प्लांट वाट का डेफिनेशन मिलता है, 43 क्लॉज 4 सब क्लॉज 1 साइंटिफिक रिसर्च का डेफिनेशन मिलता है, 43 क्लॉज 5 स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन मिलता है, 43 क्लॉज 6 WDV का डेफिनेशन मिलता है कि WDV का मतलब क्या होता है। तो WDV के ऊपर रेट अप्लाई होगा, जो रेट अपेंडिक्स 1 में प्रिस्क्राइब्ड है, इनकम टैक्स रूल 1962 का अपेंडिक्स 1 में जो रेट प्रिस्क्राइब्ड है वो रेट WDV और WDV मेथड के लिए रेट है और वो रेट किसके ऊपर अप्लाई होगा? WDV के ऊपर अप्लाई होगा, रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर अप्लाई होगा। और रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब हम यहाँ पे एक बार देख लेंगे। देखिए वहां से सारा बात समझ में आ जाएगा। रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, मतलब कंप्यूटेशन ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू, कंप्यूटेशन ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू, कंप्यूटेशन ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप लोग जानते हो कि शुरू में हम लोग क्या लेते? शुरू में हम लोग लेते एग्रीगेट ऑफ द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ऑल डेप्रिसिएबल एसेट। एग्रीगेट ऑफ द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ऑल दी, इनको हटा रहे, इसका काम आप कुछ नहीं है। हमने 2 फिगर लिया था, 2 फिगर को याद रखो, 85,000 1,15,000। aggregate of the WDV of all the depreciable assets, और depreciable asset का मतलब क्या है? जिनके ऊपर depreciation चार्ज हो सकता है, वो तो मैंने बता ही दिया, बिल्डिंग, प्लांट, मेसिनरी प्लांट, फर्नीचर फिटिंग एंड इंटेंजिबल एसेट। तो एग्रीगेट ऑफ द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ऑल द depreciable asset falling within same block at the beginning of the previous year। यही फॉर्मेट होता है WDV का। ये आपने ले, ये फिगर ले लिया, इस फिगर के साथ ऐड करना पड़ता। क्या ऐड करना पड़ता?
एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट falling within same block acquired and put to use, acquired and put to use during the previous year. इनको अब ऐड करने के बाद फिगर आ जाता है, इनसे लेस होता है मनीज पेबल। ये जो हमने एग्रीगेट ऑफ द डब्ल्यूडीवी, कंप्यूटेशन ऑफ डब्ल्यूडीवी फॉर डिप्रिसिएशन कर रहे हैं ना, ये डब्ल्यूडीवी कंप्यूट कर रहे हैं 43(6) के अनुसार, सेक्शन 43 क्लॉज 6 के अनुसार। तो मनी पेबल relating to the depreciable asset money payable relating to the depreciable asset falling within same block which is sold, discarded, demolished, and demolished together with scrap value if any. वो फिगर यहां आएगा, बताएंगे इसका मतलब। लास्ट में एक फिगर निकल के देखिए क्या बता रहे हैं, डब्ल्यूडीवी हम कंप्यूट कर रहे हैं। क्यों कंप्यूट कर रहे हैं? क्योंकि डब्ल्यूडीवी के ऊपर ही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई। कौन सा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई होगा? जो अपेंडिक्स 1 में दिया हुआ है। अपेंडिक्स 1 किसके लिए अप्लाई होता है? डब्ल्यूडीवी मेथड के लिए अप्लाई होता है। इनकम टैक्स में डब्ल्यूडीवी मेथड कौन फॉलो करता है? हर एक इंडस्ट्री फॉलो करता है एक्सेप्ट पावर जनरेशन। पावर जनरेशन के पास ऑप्शन है, वो फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं तो एसएलएम भी फॉलो कर सकते हैं, बट बाकी सब तो डब्ल्यूडीवी का रेट फॉलो करते हैं। और डब्ल्यूडीवी का रेट अप्लाई होता है डब्ल्यूडीवी के ऊपर। डब्ल्यूडीवी कैसे कंप्यूट किया जाएगा? ऐसे कंप्यूट किया जाएगा। कंप्यूट करने का तरीका क्या है? पहले आपने ईयर का स्टार्टिंग का जो डब्ल्यूडीवी है, मतलब आपका बिजनेस पुराना है तो ईयर का स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ डब्ल्यूडीवी है जो लास्ट साल से कैरी फॉरवर्ड होकर करंट प्रीवियस ईयर में आया है, वो डब्ल्यूडीवी को ले लो। मतलब ये जो 3 लाइन मैंने लिखा है, ये 3 लाइन का मतलब हो गया, ये जो 3 लाइन यहां से यहां तक लिखा है, इसका मतलब हो गया ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। क्या लिखा है देखो, एग्रीगेट ऑफ द डब्ल्यूडीवी ऑफ ऑल द डेप्रिसिएबल एसेट। डेप्रिसिएबल एसेट का मतलब क्या हो गया? डेप्रिसिएबल एसेट का मतलब हो गया टेंजिबल के लिए हो गया बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर फिटिंग। और इंटेंजिबल के लिए क्या हो गया? इंटेंजिबल के लिए हो गया मशीनरी, प्लांट, सॉरी इंटेंजिबल के लिए हो गया क्या? पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंसी, फ्रेंचाइजीज, ये सारा हमने यहाँ लिखा एग्रीगेट ऑफ द डब्ल्यूडीवी ऑफ ऑल द डेप्रिसिएबल एसेट फॉलिंग विद इन सेम ब्लॉक। सेम ब्लॉक का होना चाहिए ऑब्वियसली, और ब्लॉक का मतलब ओपनिंग डब्ल्यूडीवी हो गया। उसके साथ ऐड करेंगे जो एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट कैसे समझ में आएगा? एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 में। सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 आपको बताएगा कि एक्चुअल कॉस्ट कैसे डिटरमाइन किया जाता है। और सेक्शन 43 क्लॉज 1 जो है, सेक्शन 43 क्लॉज 1, सेक्शन 43 डेफिनेशन का सेक्शन है, इसमें हम क्लॉज बोलेंगे, सबसेक्शन नहीं बोलेंगे। सेक्शन 43 क्लॉज 1 जो है, उसमें आपको बेसिकली एक्सप्लेनेशन मिलेगा, 13 एक्सप्लेनेशन मिलेगा। दिखाई देगा 13, बट 13 से भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक्सप्लेनेशन 1 के बाद 1A मिलेगा, 4 के बाद 4A मिलेगा, 7 के बाद 7A मिलेगा। ऐसे देखेंगे तो 16 एक्सप्लेनेशन है। बेसिकली नंबर का हिसाब से तो 13 एक्सप्लेनेशन, बट अगर उसको हम काउंट करेंगे तो 16 एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो 16 एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रखते हुए एक्चुअल कॉस्ट को कंप्यूट किया जाता है सेक्शन 43(1) के अनुसार। तो सेक्शन 43(1) होता है एक्चुअल कॉस्ट का डिटर्मिनेशन का सेक्शन। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट फॉलिंग विद इन सेम ब्लॉक
एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यहाँ पे दो बात ध्यान दे रहे हैं, एक्वायर्ड भी हुआ है, पुट टू यूज भी हुआ है। अगर जिस साल आपने एक्वायर्ड किया उस साल आपने पुट टू यूज नहीं किया है तो ऐड नहीं होगा ब्लॉक में। ब्लॉक में तब ऐड होगा जब आपने एक्वायर्ड भी किया है, पुट टू यूज भी किया है। अगर आपने इस साल एक्वायर्ड किया है बट पुट टू यूज नहीं किया तो ब्लॉक में ऐड नहीं होगा। अगला साल जाके आपने पुट टू यूज किया है तो जिस साल पुट टू यूज किया उस साल वो ब्लॉक में ऐड होगा। क्लियर हो गया? तो हमने यहाँ लिख दिया ऐड। उसके बाद लेस कर रहे हैं। लेस क्या? माइनस पेबल। माइनस पेबल मतलब कुछ नहीं, माइनस पेबल बाय बायर। हम तो सेलर है, हम एसेट को बेच रहे हैं। मेरा ब्लॉक से एक एसेट को मैंने बेच दिया, ये जो ब्लॉक बन रहा है ब्लॉक से एक एसेट को मैंने बेच दिया। अब ये जो एसेट को बेच रहे हैं, बेच के तो मुझे पैसा मिलेगा, माइनस रिसीवेबल होना चाहिए। यहाँ पे लॉ मेकर ने क्या लिखा? माइनस पेबल बाय बायर टू सेलर। मतलब हम लोग सेलर है तो हम लोग एसएससी है, एसएससी को बेच रहे। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं? माइनस पेबल रिलेटिंग टू द डेप्रिसिएबल एसेट फॉलिंग विद इन सेम ब्लॉक व्हिच इज सोल्ड, डिस्कार्डेड, डेमोलिश्ड, डिस्ट्रॉयड वर्ड भी आएगा यहाँ, टुगेदर विद स्क्रैप वैल्यू इफ एनी। मतलब माइनस पेबल में आपने एसेट को बेच के जो पैसा मिला, अगर स्क्रैप हो गया था, स्क्रैप बेच के पैसा मिला तो भी आएगा। तो माइनस पेबल आप लेस करोगे, करने के बाद जो रहेगा इन्हीं को हम बोलेंगे, जो फिगर लास्ट में आएगा इन्हीं फिगर को हम बोलेंगे WDV फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। मतलब WDV फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन, ये जो निकाल के आएगा यही हो जाएगा डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए WDV। मतलब इन्हीं के ऊपर हम इन्हीं के ऊपर हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गया? यही WDV है डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई करने के लिए। तो इन्हीं वैल्यू के ऊपर हम डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई करेंगे। कौन सा डेप्रिसिएशन का रेट? जो रेट प्रेस्क्राइब हुआ है अपेंडिक्स 1 में, रूल इनकम टैक्स रूल 1962 का अपेंडिक्स 1 में जो रूल रेट प्रेस्क्राइब हुआ है वही रेट हम अप्लाई कर देंगे इस वैल्यू के ऊपर। इनको हम बोलेंगे WDV फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। फिर यहां से डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे, फिर जो WDV बचेगा उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग WDV, जो बेसिकली नेक्स्ट ईयर में जाके ओपनिंग WDV बनेगा। मतलब ऐसे ये था ना, ये तो ओपनिंग WDV था, इनको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ओपनिंग WDV। बात क्लियर हो गया पूरा? देखिए अभी क्या करेंगे, अभी अगर आपके पास जो साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए एसेट था उसको आपने उठा के सीधा मार्केट में नहीं बेचा, आपने उस एसेट को मार्केट में ना बेच के आपने उसको कहां लेकर आया? नॉर्मल बिजनेस पर्पस में लेकर आया, और वहां आपने वहां जब यूज करेंगे तब क्या होगा? WD वो तो ब्लॉक में एंटर करेगा, क्योंकि नॉर्मल इंडस्ट्री के लिए अदर देन पावर सेक्टर क्या होता है? ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। तो अगर आपने एसेट को लेकर आ रहे हो बिजनेस पर्पस में तो वो तो ब्लॉक में ऐड होगा। तो उसमें ओपनिंग WDV के साथ वो साइंटिफिक रिसर्च वाला एसेट ऐड हो जाए। बट इसमें वैल्यू हम क्या लेंगे साइंटिफिक रिसर्च के लिए? देखिए आपने जितना खर्चा किया था एसेट खरीदने के लिए आपने 1 लाख रुपए खर्चा किया था, याद करो 17-18 में 1 लाख रुपए खर्चा किया था, और 17-18 में आपने 1 लाख रुपए का डिडक्शन ले लिया। तो अभी एसेट का एक्चुअल में देखेंगे तो एसेट का कुछ वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि जितना का एसेट खरीदा था उतना का ही आपने डिडक्शन क्लेम कर लिया। मतलब उसमें तो डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होता है। उसमें क्या होता है? पूरा के पूरा 100% डिडक्शन आपने ले लिया था सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 के अनुसार। ये सर, तो अब एसेट का वैल्यू क्या हो गया? एसेट का वैल्यू तो अभी नील है, तो ये ब्लॉक में एंटर करेगा, बट यहाँ पे हम नील वर्ड लिखेंगे, नील मतलब 0 वैल्यू में एंटर करेगा ब्लॉक। तो ब्लॉक में इनको जोड़ेंगे बट इनका वैल्यू कुछ भी नहीं लेंगे। देखिए करते, मान लीजिए स्टार्टिंग में हम लिख रहे ऑप्शन 1 लिख, ऑप्शन 1 में क्या लिखा? ऑप्शन 1 में आपका था 85,000 में आपने उसको बेचा था, बट विदाउट हैविंग बीन यूज्ड फॉर एनी अदर बिजनेस पर्पस आपने उसको बेच दिया था। बट अभी जो करने के लिए जा रहे हैं उसको आपने बिजनेस में यूज किया। मतलब 1920 प्रीवियस ईयर में आपने साइंटिफिक रिसर्च कैरी ऑन करना बंद कर दिया, वहां से मशीनरी को उठाया, प्लांट मशीनरी को उठा के नॉर्मल बिजनेस में लेकर आया। अब नॉर्मल बिजनेस में कुछ दिन यूज किया, 3-4-5 महीने यूज किया, फिर उसी प्रीवियस ईयर के अंदर उसको बेच दिया। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में भी बेच सकते हो, ट्रीटमेंट सेम होगा, केवल WDV को कैरी फॉरवर्ड करके लेकर जाना पड़ेगा नेक्स्ट प्रीवियस ईयर तक। हम आपको बताएंगे। देखिए मान लीजिए ओपनिंग WDV ले लेते हैं, ओपनिंग WDV ऑप्शन 1 ले रहे, क्लियर? यहां पे हम ऑप्शन 1 ले, ऑप्शन 1 में क्या था? 85,000 में आपने बेच दिया। ऑप्शन 1 बता रहे कि 85,000 के आपने बेच दिया, सेल वैल्यू था 85,000। वेरी गुड, 85,000 सेल वैल्यू था। नाउ आपका ओपनिंग WDV कितना था? एक ओपनिंग WDV ले लेते कैलकुलेशन पर्पस के। मान लीजिए आपका ओपनिंग WDV था, आपके पास जो ओपनिंग WDV आ रहे थे वो था 2 लाख, 2 लाख रुपए का ओपनिंग WDV था, और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट फॉलिंग विद इन सेम ब्लॉक एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज, आपने साइंटिफिक रिसर्च से जो एसेट को उठा के नॉर्मल बिजनेस पर्पस में लेकर आया वो तो ब्लॉक में ऐड होगा। तो उनका वैल्यू कितना है? उनका वैल्यू 0 है। सर ये कैसे पता चला? लॉ में कैसे लिखा हुआ है? नील, लॉ में नील लिखा हुआ है। कहां?
लॉ में नहीं लिखा हुआ ये बात पता करने के लिए आपको जाना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन नंबर 1 टू सेक्शन 43(1). एक्सप्लेनेशन नंबर 1 टू सेक्शन 43 क्लॉज 1। सेक्शन 43 क्लॉज 1 में हमने बताया था 13 एक्सप्लेनेशन है। तो 13 एक्सप्लेनेशन में से एक्सप्लेनेशन नंबर 1 जो है, उन एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि अगर साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए जो एसेट यूज हो रहे थे, उस एसेट को अगर नॉर्मल बिजनेस में लेकर आओगे तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील माना जाएगा, उनका एक्चुअल कॉस्ट नील माना जाएगा। तो इसलिए हमने एक्चुअल कॉस्ट नील लिख दी। तो बोलिए यहां कितना हो गया? अगर इसको हमने नील लिख दिया, इसको अगर आपने नील लिख दिया तो यहां पे वैल्यू लाएगा 2 लाख। फिर आपने क्या किया? आपने इसको बेच दिया। बेच के आपको कितना पैसा मिला? आप बोलोगे सर बेच के तो 85,000 मिला। तो 85,000 बेच के मिला तो 85,000 लेस होना चाहिए। तो यहां में 85,000 को लेस कर, तो कितना रहेगा? आप बोलोगे सर 1,15,000 रहेगा। 2 लाख का ब्लॉक का वैल्यू था, बेच के 85,000 मिला, तो आपका WDV रह जाएगा 1,15,000 फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए आपका वैल्यू 1,15,000 माना जाएगा। इन्हीं के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट आप अप्लाई कर। बात समझ में आया? मतलब जो प्लान एंड मशीनरी अपने साइंटिफिक रिसर्च से उठा के नॉर्मल बिजनेस में लेकर आया, उनका कितना रेट, ये जो ब्लॉक था, इन ब्लॉक का रेट मान लो, प्लान मशीनरी का रेट कितना होता है? प्लान मशीनरी का रेट तो होता है 15, 20, 30, 40। तो इनका रेट अगर मान लेंगे 20%, तो क्या होगा? 20% रेट अप्लाई हो जाएगा 1,15,000 के ऊपर। बस समझ में आ रहा है? तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए यहाँ बात सोचिए, यहाँ पे तो 85,000 जो था वो पूरा 85,000 आपने अगर लिखा है तो देखो पेपर में 85,000 आपने पूरा PGBP का प्रॉफिट मान लिया। बट यहाँ पे तो सर 85,000 आपने बेच के मिला, बट तो प्रॉफिट हुआ नहीं, वो प्रॉफिट हो गया। देखिए अगर 85,000 आप यहाँ से लेस नहीं करते तो आपका WDV फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन कितना होता? 2 लाख होता। क्योंकि यहाँ पे लेस कुछ होता नहीं, तो 2 लाख रह जाता। 2 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता। बट अभी कितना के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा? 1,15,000 के ऊपर। मतलब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होना चाहिए था 2 लाख के ऊपर, बट हो रहा है 1,15,000 के ऊपर। कितना के ऊपर नहीं हो रहा है? 85,000। तो 85,000 के रेस्पेक्ट में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगा, केवल इस ईयर में नहीं, आगे का ईयर्स में, क्योंकि यही ब्लॉक जाके कैरी फॉरवर्ड होगा आगे का ईयर में। तो 85,000 के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगा। बेसिकली 2 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होते, मतलब कैलकुलेट 2 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन इस साल कैलकुलेट होते, फिर जो बैलेंस बचता वो आगे जाके कैलकुलेट होते, फिर जो बैलेंस बचता वो और भी आगे जाके कैलकुलेट होते। बट अभी क्या हो गया? 85,000 ब्लॉक से बाहर हो गया, मतलब ये 85,000 के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो ही नहीं। तो उतने के रेस्पेक्ट में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगा, तो PL में चार्ज नहीं होगा, और PL में चार्ज नहीं होगा मतलब उतना तक प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हाँ, एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में नहीं बढ़ेगा, वो बहुत सारा प्रीवियस ईयर मिला के 85,000 का प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे एक ही पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में 85,000 इंक्रीज कर गया था प्रॉफिट, बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में 85,000 का प्रॉफिट इंक्रीज नहीं करेगा। ये 85,000 का प्रॉफिट जो इंक्रीज करेगा वो कई सारा प्रीवियस ईयर को मिला के इंक्रीज करेगा। बट बात तो ही बस समझ में आ रहा है? वो तो दोनों में ही प्रॉफिट इंक्रीज कर गया 80 टू द एक्सटेंट ऑफ 85,000। यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में 85,000 का प्रॉफिट इंक्रीज कर गया, यहाँ पे 85,000 का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज करेगा बहुत सारा प्रीवियस ईयर मिला के। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट हमने जो लिया था, आपने इसको बेच के मिला था, ऑप्शन 2 में हमने लिखा था बेच के मिला था 1,15,000। तो क्या करोगे? अगर 1,15,000 बेच के मिला तो फिर 2 लाख से 1,15,000 लेस होगा, और 1,15,000 अगर 2 लाख से लेस होगा तो नीचे क्या रहेगा? नीचे 85,000 रहेगा, मतलब 85,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। बात समझ में आ रहा है? तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होना था 2 लाख के ऊपर, बट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कितना के ऊपर हो रहा है? 85,000 के ऊपर हो रहा है। मतलब 1,15,000 के रेस्पेक्ट में कभी भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा ही नहीं, मतलब 1,15,000 का प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा बहुत सारा प्रीवियस ईयर मिला के। तो 1,15,000 का प्रॉफिट तो इंक्रीज इस मेथड में भी कर रहे हैं, इस मेथड में भी कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में कर रहे हैं, इनमें बहुत सारा प्रीवियस ईयर मिला के 1,15,000 का प्रॉफिट इंक्रीज कर रहे हैं। ये दोनों का कंपैरिजन समझ में आ गया? अच्छा, एक 3 नंबर पॉइंट ले रहे हैं, 3 नंबर पॉइंट दोनों के लिए ले रहे हैं। जैसे यहाँ लिख रहे हैं ऑप्शन 3 हम यहाँ उठा रहे हैं। देखो ऑप्शन 3 में हम लिख रहे हैं आपने बेचा और बेच के आपको मिल गया, मान लीजिए बेच के आपको मिला 2,30,000, 2,30,000 मिल गया। तो सेल ऑफ एसेट विदाउट हैविंग बीन यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस ऑफ द बिजनेस, उसमें इसका इंपैक्ट क्या हो? अगर 2,30,000 में बेच दिया
तो एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट क्या था 1 लाख, तो 1 लाख तक जो रिकवरी हो तो पीजीबीपी है एज पर सेक्शन 41(3), मतलब 1 लाख का रिकवरी को मानेंगे सेक्शन 41(3) का डीम्ड प्रॉफिट, 1 लाख चार्जेबल हो जाएगा 41(3) के अनुसार। और बाकी का कैलकुलेशन कैपिटल गेन का कैलकुलेशन होगा। कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे होता है, आप बोलोगे सर कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले एफबीसी लिखना पड़ता है, तो यहां पे कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कर लेते। आप बोलोगे सर एफबीसी, एफबीसी कितना है सर, एफबीसी तो 2,30,000 लेस करें, क्या लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और इंडेक्स कॉस्ट नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये एसेट क्या है शॉर्ट टर्म नेचर है, 36 मंथ्स वन। अगर 36 मंथ से ज्यादा हो जाता तो हम क्या करते, हम उसको लॉन्ग टर्म मान लेते इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 1 लाख, तो 1,30,000 को हम मानेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बात समझ में आया, तो आप क्या बताओगे सर 2 लाख जो एसेट का वैल्यू था 1 लाख, वो 1 लाख का डिडक्शन हमने क्लेम कर लिया तो एसेट का वैल्यू तो नील हो गया, तो एसेट का पूरा रिकवरी हो चुका है। 1 लाख में खरीदा था, 1 लाख पूरा रिकवर कर लिया डिडक्शन के रूप में, डिडक्शन के रूप में हमने 1 लाख क्लेम कर लिया और हमने रेवेन्यू से लेस कर दिया, तो 1 लाख का तो बेनिफिट हमें जो मिल गया है, फिर एक्स्ट्रा जितना भी मिलेगा वो सारा ही प्रॉफिट है। यस 2,30,000 में बेचा तो पूरा 2,30,000 प्रॉफिट होना चाहिए, बट 2,30,000 को हम डिवाइड कर रहे हैं, क्या 1 लाख को ले रहे पीजीबीपी का प्रॉफिट और बाकी 1,30,000 को ले रहे कैपिटल गेन का, कैपिटल गेन बोल, तो दोनों मिला के आपका इनकम इंक्रीज करेगा 2,30,000, 2,30,000 आपका इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। देखिए यहाँ 1 लाख हो रहा है, यहाँ 1,30,000 हो रहा है, बट अगर यहाँ पे हम ऑप्शन 3 को लेंगे, ऑप्शन 3 क्या था 2,30,000, 2,30,000 को अगर यहां लेंगे तो क्या इंपैक्ट करेगा, देखिए 2,30,000 को अगर यहां लेंगे तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी हमने मान लिया था, एक एजम्पशन कर लिया था 2 लाख, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डिप्रेसिबल एसेट फॉलिंग विद इन सेम ब्लॉक एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज, मतलब साइंटिफिक रिसर्च का एसेट नॉर्मल बिजनेस में आ रहे तो ब्लॉक में एंटर करे नील वैल्यू में, नील वैल्यू में एंटर करने में ब्लॉक का वैल्यू कितना बढ़ गया 2 लाख था, 2 लाख ही रहेगी। क्लियर, अभी आपने बेच दिया और बेच के कितना मिला 2,30,000, तो यहाँ पे 2,30,000 अगर लेस करोगे 2,30,000 तो लेस नहीं कर पाओगे, अब लेस कर पाओगे 2 लाख तक, बात समझ में आया। तो यहाँ पे ब्लॉक का वैल्यू क्या होगा नील, मतलब डिप्रेसिएशन इनके ऊपर चार्ज होगा और ये तो नील है, नील के ऊपर डिप्रेसिएशन चार्ज करोगे तो नील ही आएगा, मतलब डिप्रेसिएशन चार्ज होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है डिप्रेसिएशन चार्ज होना था 2 लाख के ऊपर, बट 2 लाख के ऊपर डिप्रेसिएशन चार्ज होना था, बट डिप्रेसिएशन चार्ज हो ही नहीं रहा है, वैल्यू नील हो गया। तो 2 लाख के रेस्पेक्ट में हर साल डिप्रेसिएशन होता, ये हर साल डिप्रेसिएशन नहीं होगा, तो 2 लाख तक आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा, बहुत सारा प्रीवियस ईयर मिला के, एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में नहीं, बहुत सारा प्रीवियस ईयर मिला के। और 30,000 का क्या होगा, 30,000 का तो कैपिटल गेन लेना है। कैपिटल गेन कैसे करेंगे, कैपिटल गेन में नियम है सेक्शन नंबर 50 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2, ये 2 फॉलो करना पड़ता। देखिए हम बता रहे हैं आपको, इनको हटा रहे और यहां पे कैसे कैपिटल गेन का कैलकुलेशन वो आपको दिखा रहे हैं। जब आप डब्ल्यूडीवी मेथड को फॉलो करते हो, और डब्ल्यूडीवी मेथड में कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कब होता है, 2 बार हो सकता है, एक बार सेक्शन 51 जब अट्रैक्ट होता है तब हो सकता है, एक बार 52 जब अट्रैक्ट होता है तब हो सकता है। 51 कब अट्रैक्ट होता है, 51 कब अट्रैक्ट होता है, 52 कब अट्रैक्ट, 52 तब अट्रैक्ट होता है, 52 तब अट्रैक्ट होता है जब ब्लॉक का फिजिकल वैल्यू है ही नहीं, मतलब ब्लॉक में एसेट कुछ है ही नहीं। हो सकता है ब्लॉक में अमाउंट है, मतलब ब्लॉक में जो एसेट था, मान लीजिए यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 2 एसेट था, पुराना एक ब्लॉक में जो जितना भी एसेट था वो एसेट भी था, और साथ साथ जो साइंटिफिक रिसर्च वाला एसेट वो भी एंटर किया, तो यहाँ पे पुराना ब्लॉक का जो एसेट है वो भी है और साथ साथ एक नया एसेट भी है। बट आपने क्या किया, आपने नया एसेट को बेच दिया, नया एसेट को बेचकर क्या हुआ, मिल गया 2 लाख से ज्यादा का पैसा, मतलब 2,30,000 मिल गया, इसलिए आपने 2 लाख तक लेस कर पाया। और यहाँ पे अमाउंट नील हो, हम अमाउंट नील होने का बात नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं कि फिजिकली एसेट है ही नहीं, मतलब सारे के सारे एसेट बेच दिया। हो सकता है बेच के आपको 2 लाख से कम मिला, हो सकता है 2 लाख से ज्यादा मिला, जो भी है 2 लाख से कम मिला 2 लाख से ज्यादा मिला उसमें फर्क नहीं करेगा। अगर ब्लॉक में फिजिकल खाली हो गया, ब्लॉक खाली हो गया, फिजिकली ब्लॉक खाली हो गया, तो 52 अट्रैक्ट, फिजिकली जब ब्लॉक खाली हो जाते हैं मतलब ब्लॉक में जितना भी एसेट था वो एसेट में बेच दिया, चाहे एसेट को बेच के ब्लॉक का वैल्यू अपने पूरा रिकवर कर पाया, उससे ज्यादा रिकवर कर पाया, चाहे उससे कम रिकवर कर पाया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ब्लॉक में फिजिकल एसेट खाली हो गया, ब्लॉक में फिजिकल एसेट खाली हो गया, ब्लॉक में कोई भी एसेट है ही नहीं, तब 52 अट्रैक्ट होता है। 51 कब अट्रैक्ट होता है, 51 तब अट्रैक्ट होता है जब ब्लॉक का वैल्यू से अपने ज्यादा का रिकवरी कर पाए, मतलब ब्लॉक में फिजिकली एसेट पड़ा हुआ है, आपने सारा के सारा एसेट नहीं बेचा, 1-2 एसेट बेच दिया और बेच के जो रिकवरी हुआ है वो ब्लॉक का वैल्यू से ज्यादा का रिकवरी हुआ है, जैसे यहाँ पे हुआ है। आपने तो यहाँ पे केवल साइंटिफिक रिसर्च वाला एसेट बेच दिया और बेच के जो रिकवरी हुआ है वो ब्लॉक का वैल्यू से ज्यादा रिकवरी हुआ है,
ब्लॉक का वैल्यू कितना है 2 लाख, बट आपका रिकवरी कितना है 2,30,000, तो उस केस में 51 अप्लाई होता है। क्लियर? सेक्शन 50 क्लॉज 1, ये दोनों कैपिटल गेन चैप्टर का सेक्शन, कैपिटल गेन चैप्टर का सेक्शन है, ये पीजीबीपी का सेक्शन है ही नहीं, बट यहाँ पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए हम इन दोनों का डिस्कशन कर रहे हैं। तो बोलिए 51 कब अप्लाई होता है, 52 कब अप्लाई होता है? 52 तब अप्लाई होता है जब फिजिकली ब्लॉक खाली हो जाए। फिजिकली ब्लॉक अगर खाली हो गया तो ब्लॉक में वैल्यू बच गया, उसमें फर्क नहीं पड़ता, चाहे ब्लॉक का वैल्यू नील हो गया, ब्लॉक में वैल्यू बच गया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिजिकली अगर ब्लॉक खाली हो गया तो 52 अट्रैक्ट हो जाएगा, बट फिजिकली ब्लॉक खाली नहीं हुआ है, ब्लॉक खाली फिजिकली नहीं हुआ है, बट आपने ब्लॉक में जो एसेट था उनको बेच के आपका जो रिकवरी हुआ है, ब्लॉक में एसेट है बट रिकवरी जो हुआ है वो रिकवरी ब्लॉक का वैल्यू से ज्यादा हो गया, मतलब अमाउंट नील हो गया। फिजिकली ब्लॉक खाली नहीं है बट यहाँ पे अमाउंट ब्लॉक का नील दिखा है, तब अप्लाई होता है सेक्शन 50 क्लॉज 1। और सेक्शन 50 क्लॉज 1 में हम कैसे डेप्रिसिएशन को, कैसे हम कैपिटल गेन को कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बोलिए यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है? सर बेच के तो हम लोग को मिला 2,30,000, तो 2,30,000 आपको बेच के मिला, लेस यहाँ पे लेस करना पड़ता है क्या? लेस करना पड़ता है ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना था बताओ? 2 लाख का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी था। फिर जो आपने नया एसेट एक्वायर किया, न्यू एसेट जो एक्वायर्ड हुआ है वो भी आएगा। न्यू एसेट एक्वायर्ड करके आपका वैल्यू वहां पे कितना था? नील, तो आप नील लोगे। और कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, आपने जो ये ब्लॉक में एक एसेट को बेच दिया, ये ट्रांसफर हुआ है, उसमें कॉस्ट कितना है? हमने यहाँ पे कॉस्ट कुछ भी नहीं लिया, तो कॉस्ट को भी नील मानेंगे। मतलब एफबीसी से ये 3 चीज को लेस करना पड़ता है, करने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं क्या? कैपिटल गेन। और यहाँ पे हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, मतलब यहाँ लॉन्ग टर्म आने का सवाल ही नहीं है। डेप्रिसिएबल एसेट बेचने में, चाहे वो ऐसे शॉर्ट टर्म है चाहे वो ऐसे लॉन्ग टर्म है, जो गेन निकाल के आएगा वो गेन तो हमेशा क्या होगा? गेन हमेशा शॉर्ट टर्म ही होगा। चाहे गेन निकाल के आए चाहे लॉस निकाल के आए, गेन बोलो लॉस बोलो दोनों को हम शॉर्ट टर्म ही बोलेंगे। मतलब यहाँ पे लॉन्ग टर्म होने का सवाल ही नहीं है। डेप्रिसिएबल एसेट के केस में हम हमेशा शॉर्ट टर्म ही कैलकुलेट करेंगे, लॉन्ग टर्म कैलकुलेट नहीं करेंगे। बात समझ में आया? ये सेक्शन 50 क्लॉज 1 बता रहे हैं, सेक्शन 50 क्लॉज 1 बता रहे हैं, इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। तो कैपिटल गेन हो गया 30,000, बात समझ में आ रहा है? कैपिटल गेन यहाँ पे 30,000 हो। तो देखिए एक्चुअल में इस मेथड में भी 2,30,000 क्या हो गया? 2,30,000 का इनकम बढ़ गया। 2 लाख का इनकम बढ़ेगा, बहुत सारा पीवीएस मिला के एक पर्टिकुलर पीवीएस में 2 लाख का इनकम इंक्रीज नहीं करेगा, बट 2 लाख यहाँ पे 2 लाख के ऊपर डिप्रेशन होना था, बट डिप्रेशन अभी हो रहा है नील के ऊपर, मतलब डिप्रेशन नहीं हो रहा है। तो 2 लाख के ऊपर डिप्रेशन होना था, बट अभी डिप्रेशन चार्ज ही नहीं हो रहा है। तो 2 लाख के रिस्पेक्ट में आगे जाके अगर डिप्रेशन कैलकुलेट होता तो उतना तक वैल्यू क्या हो जाता? रेवेन्यू से लेस हो जाता, मतलब आपका प्रॉफिट उतना कम हो जाता। बट अभी डिप्रेशन चार्ज नहीं होगा, मतलब 2 लाख का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, बट एक पर्टिकुलर पीवीएस में नहीं, बहुत सारा पीवीएस मिला के। और 30,000 तो एक पर्टिकुलर पीवीएस में कैपिटल गेन के रूप में चार्जेबल हो गया। तो 2,30,000 यहाँ पे भी आ रहे और 2,30,000 यहाँ पे भी आ रहे। तो दोनों मेथड में 2,30,000 का बेसिकली वैल्यू इन्फ्लेट कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? एसएससी के बुक्स में 2,30,000 का इनकम इन्फ्लेट कर, 2,30,000 का इनकम इन्फ्लेट कर रहे दोनों केस में, चाहे विदाउट हैविंग बीन यूज्ड करो चाहे आफ्टर हैविंग बीन यूज्ड करो, बट दोनों में तरीका अलग है। यहाँ पे कई सारा पीवीएस मिला के हो रहा है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पीवीएस में हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गया?